तुम हो एक ब्लैक माफिया की सबसे बड़ी फैमिली के इकलौते वारिस। तुम्हारे परदादा मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े आर्म्स डीलर हैं, दादाजी चारों तरफ नम कमाने वाले एक खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन, और तुम्हारे पेरेंट्स तो पूरी सिटी के अंडरग्राउंड ऑर्डर्स को संभालने वाले अनक्राउंड किंग हैं। लेकिन तुम, जिससे पूरी फैमिली को बहुत बड़ी उम्मीदें थी, तुम तो एक नंबर के बुकवर्म निकले। सारा दिन किताबों में मुंह छुपाकर बैठे रहते हो, और जब तुमने पूरे होश और हवास में अनाउंस किया कि तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और चिंगवा या पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो तुम्हारे डैड ने चुपचाप अपने कमर से 7 WLVS की लेदर बेल्ट निकाली और बोले, बकवास बंद कर। घर के सैकड़ों होटल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें इन फालतू किताबों को पढ़कर क्या मिलेगा? तुमने तो मेरा खून खौला दिया है। आज तो मैं तेरी ऐसी धुनाई करूंगा कि तू याद रखेगा। ये देखकर तुमने एक गहरी सांस ली। तुम भी तो एक फ्री स्पिरिटेड इंसान की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन क्या वो मनहूस सिस्टम तुम्हें ऐसा करने देता? जी हाँ, तुम्हारा एक बार फिर रिबॉर्न हुआ है। इस जन्म में तुम बेहद मशहूर लू फैमिली के इकलौते वारिस बने हो। तभी एक रोते हुए बच्चे की आवाज गूंजती है, वाह देखो, ये तो लड़का है। ओल्ड लू, जरा यहाँ देखो। जब तुम अपनी जिंदगी को एकदम बिंदास तरीके से जीने का प्लान बना रहे थे, तभी दिमाग में एक क्रिस्टल क्लियर नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजती है। अगर होस्ट ने पूरे दिल से पॉजिटिव एनर्जी फैलाई, तो उसे न सिर्फ बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बल्कि उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। ये सुनते ही तुम तो हंसते हंसते पागल हो। जब ऐसा तगड़ा फैमिली बैकग्राउंड मिला है, तो पढ़ाई लिखाई की क्या खास जरूरत है? इस जन्म में तो मैं पूरी सिटी के स्पा सेंटर्स का बेला राजा बनूंगा। एफओके सिस्टम, चल यहाँ से दफा हो जा। मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, देखता हूँ तू मेरा क्या उखाड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक लाइफ काउंटडाउन की विंडो पॉप अप होती है। बाकी बची जिंदगी 5 मिनट 23 सेकंड। उसी वक्त विला के बेडरूम में बेहोश पड़े तुम्हारा हार्ट रेट तेजी से गिरने लगता है। मॉनिटर से एक डरावनी और कान फाड़ने वाली अलार्म की आवाज आने लगती है। वहां खड़े दर्जनों टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है, और लू फैमिली के हेड लू बाटियन तो गुस्से से आग बूला हो जाते हैं। तुम्हारी मम बेड के पास बैठी बहुत ज्यादा नर्वस और डरी हुई दिख रही थी। कुछ ही देर में एक डॉक्टर कांपते हुए आगे बढ़ता है और बेहद हताश आवाज में कहता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ये सुनते ही तुम्हारी मॉम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ती हैं और रोते हुए चिल्लाती हैं, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी जेंशियन इम्पैक्ट खेलने से नहीं रोकूंगी। उनकी बात खत्म होते ही हार्ट मॉनिटर की वेवलाइन जादुई रूप से ऊपर नीचे होने लगती है। तुम जो अभी मरने की कगार पर थे, अचानक झटके से बेड पर उठकर बैठ जाते हो। आखिरकार तुम्हें उस जिद्दी सिस्टम के आगे झुकना ही पड़ा। आखिर एक सच्चा मर्द वही है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल ले। पहले अच्छे से पढ़ाई करके अपनी जिंदगी के कुछ 100 साल बढ़ाना ही इस वक्त सबसे बड़ा टास्क था। इस अचानक हुए सीन से वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। तुम अपनी रोती हुई मॉम की तरफ देखते हो और पूरी गंभीरता से कहते हो, मॉम आप फिक्र मत करो, अब से मैं जी जान लगाकर पढ़ाई करूंगा, एक 3 गुड स्टूडेंट बनूंगा और आगे चलकर देश की सेवा करूंगा। ये सुनकर तुम्हारी मॉम रोते रोते रुक जाती है। वो तुम्हारे माथे को छूती हैं और फिर पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती हैं। सब खत्म हो गया, हमारा बेटा सच में पागल हो गया है। ये कैसी घटिया और बकवास बातें कर रहा है कि इससे मन लगाकर पढ़ाई करनी है। डैड अपनी वाइफ को दिलासा देते हुए बोले, चिंता मत करो डार्लिंग, मैं दुनिया के कोने कोने से बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाऊंगा, लेकिन अपने बेटे के दिमाग का इलाज जरूर करवाऊंगा। तभी तुम एक थॉमस फेयर मारते हुए बेड से नीचे उतरते हो और अपने पेरेंट्स के सामने खड़े होकर कहते हो, मॉम डैड, पहले मैं नासमझ था, हमेशा फालतू के कामों में पढ़कर आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता था, लेकिन इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं हर हाल में पढ़ाई करूंगा और चिंगवा या पीक यूनिवर्सिटी जाकर दिखाऊंगा। लू बतियान को जब लगा कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, तो उनके दिल को तसल्ली तो हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी कमर से 7 WLVS की बेल्ट निकाल ली और बोले, बदमाश, अगर तूने पढ़ाई करने की हिमाकत की तो मैं तुम्हारे स्कूल को ज़मींदोज़ कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बाई फैमिली की बेटी से शादी कराने के बजाय वैसी किसी जगह पर सड़ने के लिए भेजूंगा? उनकी बात पूरी होने से पहले ही तुम पर बेल्ट बरसने लगती है। जब तक तुम किसी कठपुतली की तरह लगातार सिर हिलाकर अपनी रजामंदी नहीं दे देते, तब तक डैड अपनी बेल्ट नहीं रोकते। तुम जैसे तैसे अपना सा मुंह लेकर अपने बेडरूम में भागते हो। वहां जाकर जैसे ही तुम अपना मोबाइल खोलते हो, तुम्हें स्क्रीन पर अनरीड मैसेजेस की बाढ़ दिखती है। सारे मैसेजेस एक ही लड़की के थे, बाय वॉकशवे। मैसेज में लिखा था, लू चेन, अगर तुमने मेरा मैसेज देखा है तो सुन लो। तुम जैसे जाहिल और नकारा इंसान के साथ मेरी फैमिली मैरिज की बात हो रही है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जोक है। आज के बाद मुझे कभी कॉल या मैसेज करने की हिम्मत मत करना, हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम बड़ी मुश्किल से अपनी पास्ट मेमोरीज को खंगालते हो, तब तुम्हें याद आता है कि बायरॉक्शू कोई आम लड़की नहीं है। भले ही वो यूनाइटेड सिटी में पढ़ती है, लेकिन उसकी फैमिली के रूट्स कैपिटल सिटी के ऊंचे घरानों से गहरे जुड़े हैं। यही वजह थी कि डैड ने बाय रोक्शो को तुम्हारे घर की बहू बनाना इस वक्त अपना सबसे बड़ा मिशन मान रखा था। यहाँ तक कि पास्ट में तुमने सबके सामने उसे फ्लावर्स दिए थे और स्कूल के ब्रॉडकास्ट रूम में जबरदस्ती घुसकर पूरे स्कूल के सामने पूरे 1 घंटे तक बाय रोक्शो को प्रपोज किया था। एक रईस और रसूखदार खानदान की लड़की के लिए ये बेहद शर्मनाक था। वो लू चेन को पसंद करना तो दूर, अब शायद उसका नाम सुनकर थूकना भी पसंद नहीं करती थी। तुम बेबसी से अपना सिर हिलाते हो और फोन को स्विच ऑफ कर देते हो। इस नए जन्म में किसी का सिम बॉय बनने का शौक इसे है। इस वक्त सबसे जरूरी काम अपनी लाइफ को बढ़ाना और जिंदा रहना है। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन पेरेंट्स को पढ़ाई से इतनी नफरत थी, उन्होंने तुम्हारे बेडरूम के बुक शेल्फ को किताबों से भर रखा था। तुम कुछ किताबें निकाल कर देखते हो तो दंग रह जाते हो। 18 ट्रिक्स ऑफ फ्लर्टिंग,
हाउ टू अवॉइड डेडली स्पॉट्स इन अ फाइट, 10 सीक्रेट्स टू बूस्ट मैन्स चार्म। ये एक हाई स्कूल के स्टूडेंट की किताबें तो बिल्कुल नहीं थी। तुम हार नहीं मानते और काफ़ी ढूंढने के बाद तुम्हें ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स नाम की एक बुक मिलती है। तुम उसे किसी खजाने की तरह हाथों में लेते हो और एक्साइटेड होकर उसके पन्ने पलटने लगते हो। तभी दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजती है, डिटेक्टेड होस्ट ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स पढ़ रहा है। लाइफ प्लस 1 मिनट प्लस 1 मिनट प्लस 1 मिनट, मार्शल आर्ट स्किल प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये बात है, स्पेसिफिक बुक्स पढ़ने से न सिर्फ लाइफ बढ़ती है बल्कि उससे जुड़े स्किल्स भी अपग्रेड होते हैं। तुम तुरंत अपनी नजरें 10 सीक्रेट्स टू बूस्ट मैन्स चार्म पर टिकाते हो और तुम्हारे चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आती है। जैसे ही तुम पहला पेज पलटते हो, सिस्टम फिर बोलता है, डिटेक्टेड होस्ट 10 सीक्रेट्स टू बूस्ट मैन्स चार्म पढ़ रहा है। शेमलेसनेस प्लस 1। तुम खुद को कोसते हुए कहते हो, बकवास। खैर, तुम रात के 10 बजे तक लगातार पढ़ते रहते हो, जिससे तुम्हारा मार्शल आर्ट स्किल लेवल LV4 पे पहुंच जाता है और तुम्हारी लाइफ बढ़कर 5 दिन और 6 घंटे हो जाती है। यहाँ तक कि वो सो कॉल्ड मैन्स कैपेबिलिटी भी रॉकेट की स्पीड से बढ़ जाती है। ये फीलिंग वाकई लाजवाब थी। अगली सुबह जब तुम अपने सैकड़ों स्क्वायर मीटर के आलीशान बेडरूम में जागते हो तो आंख खुलते ही दर्जनों नौकर तुम्हें घेर लेते हैं। कपड़े पहनाने से लेकर ब्रश कराने और नाश्ता कराने तक सब कुछ एक परफेक्ट VIP सर्विस की तरह होता है। तैयारी पूरी होने के बाद नौकर तुम्हें रोल्स रॉयस तक छोड़ते हैं। निकलने से पहले एक नौकर दबी आवाज़ में याद दिलाता है, छोटे सरकार, स्कूल पहुंचकर मालिक की हिदायत याद रखिएगा, गलती से भी पढ़ाई पर ध्यान मत दीजिएगा, आपका असली काम रोमांस करना है। किसी भी तरह बाई साहिबा का दिल जीत लीजिए। 10 मिनट बाद तुम्हारी रोल्स रॉयस सिटी के 13 हाई स्कूल के गेट पर जाकर रुकती है। ये स्कूल पूरी सिटी का सबसे घटिया और बदनाम स्कूल था। यहाँ न तो ढंग के टीचर्स थे और न ही पढ़ाई का माहौल। हर कोने में आवारा लड़के घूमते रहते थे और टीचर्स से लेकर प्रिंसिपल तक सब देखकर भी अनजान बने रहते थे। इस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ का प्रेगनेंसी रेट यहाँ के पासिंग रेट से कहीं ज़्यादा है। अब कोई भी सोचेगा कि लू चेन जैसा रईस शहजादा इस कबाड़ खाने में क्या कर रहा है। वजह बहुत सिंपल थी, ये डैड लू बातियान का खुद का प्लान था। वो तुम्हें इसी तरह के खतरनाक माहौल में कड़ा करके अपने जैसा एक सॉलिड गैंगस्टर बनाना चाहते थे। और बाई रोक्शो जैसी अमीर लड़की यहाँ क्यों पढ़ रही थी, उसका रीज़न भी सेम था, ये उसके दादाजी का फैसला था। बस फ़र्क इतना था कि वो स्कूल के सबसे बेस्ट एलीट क्लास में पढ़ती थी। जैसे ही तुम कार से उतरकर स्कूल गेट की तरफ बढ़ते हो, अतरंगी बालों वाले कुछ लफंगे भागते हुए आते हैं और तुम्हें घेर लेते हैं। भाई, आखिरकार आप आ गए। हम तो आपके लिए बेहद परेशान थे। सच में लू भाई, आप ठीक तो है ना? हम तो आपके घर आने का प्लान बना रहे थे। तुम उन पर एक ठंडी नज़र डालते हो। वास्ट मेमोरीज के हिसाब से ये सब स्कूल में तुम्हारे पाले हुए चमचे थे। तुम चिढ़कर उन्हें जाने का इशारा करते हो और सीधे अपनी 9th ग्रेड सेक्शन ऐड की क्लास की तरफ बढ़ जाते हो। क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठते हो और डेस्क से सारी बुक्स बाहर निकालते हो। देखकर तुम हैरान रह जाते हो कि आधा सेमेस्टर बीत चुका है, लेकिन ये किताबें एकदम कड़क और नई नवेली हैं। इन्हें देखकर तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। ये तो तुम्हारी लाइफ बढ़ाने वाले सबसे कीमती खजाने थे। तुम तुरंत अपनी मैथ्स की बुक खोलते हो और जैसे ही ज्ञान के समंदर में गोता लगाने वाले होते हो, क्लास के दरवाजे पर एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जो क्लास के सारे लड़कों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तुम सिर उठाकर देखते हो, दरवाजे पर बेहद खूबसूरत लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी थी। उसका फिगर और उसका एटीट्यूड दोनों ही कातिलाना थे। वो अपनी खूबसूरत आंखों से तुम्हें घूर रही थी और उसकी आवाज़ बेठंडी थी। लूचन, आखिर तुम्हारे इस ड्रामे का क्या मतलब है? कोई काम तुम्हें? तुम होश में आने के बाद मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हें पता है कि किसी को पहले उम्मीद देना और फिर उसे इग्नोर करना कितनी घटिया बात है। मुझे तो लगा था कि तुम अब कभी कोमा से बाहर ही नहीं आओगे। मैं तुम्हें साफ बता दूं लूचन, मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारी रह सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करोगी। बाय रोक्शो एक ही सांस में बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि तुम उसकी बातों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दे रहे हो और मज़े से अपनी बुक पढ़ने में बिजी हो। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम बिना सिर उठाए कहते हो, बात खत्म हो गई हो तो साइड हटो, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब मत करो। वो गुस्से से तमतमा उठती है। बहुत अच्छी लूचन, पहले तो तुम सुबह स्कूल शुरू होने से पहले ही मेरी क्लास के बाहर आकर खड़े हो जाते थे। मैं जहाँ जाती थी तुम पीछे पीछे आ जाते थे, और आज 3 साल में पहली बार जब मैं खुद तुमसे बात करने आई हूँ तो तुम ये रूखा एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम मेरे साथ ये हार्ड टू गेट वाला गेम खेल रहे हो ना? लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी इन चालों में नहीं आने वाली। लूचन, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना ये एटीट्यूड हमेशा ऐसे ही रखोगे। गुड बाय, बल्कि दोबारा कभी मत मिलना। इतना कहकर बाय रोक्शो गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई हलचल नहीं होती। तुम वापस अपनी मैथ्स की बुक में डूब जाते हो। क्लास के लड़के ये नज़ारा देखकर कानाफूसी करने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। लू भाई तो बस मज़े ले रहे थे। लू फैमिली के इकलौते वारिस किसी के सिम बॉय कैसे बन सकते हैं?
वैसे मानना पड़ेगा भाई, जिस तरह बुक के पन्ने पलट रहे हैं लग रहा है जैसे सच में कोई बहुत बड़े पढ़ाकू हों। दूसरा बोलता है, अरे छोड़ यार, भाई की एक्टिंग के सामने बड़े बड़े एक्टर्स भी फेल हैं। उधर बाई रोक्शुए सीढ़ियों के पास पहुंचकर मुड़कर देखती है, लेकिन जब उसे दिखता है कि तुम उसके पीछे नहीं आ रहे हो तो वो सोच में पड़ जाती है। क्या वो सच में कोई गेम नहीं खेल रहा? क्या वो वाकई मुझसे दूर होना चाहता है? वो अपनी मुट्ठियाँ भींचती है और खुद से कहती है, चलो अच्छा ही है, इस मुसीबत से पीछा छूटा, अब मैं सुकून से पढ़ पाऊंगी। और वो सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद हाथों में मैथ्स की बुक लिए एक नई लेडी टीचर क्लास में एंटर करती हैं। उनका फिगर किसी मॉडल जैसा था और वो बला की खूबसूरत थी। उन्हें देखकर क्लास के लड़कों के साथ साथ बाहर खड़े मेल टीचर्स की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। सबकी नज़रों के बीच वो पोडियम के पास आती हैं और उनकी आवाज़ बेहद सुरीली थी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर लिन युए हूँ। अब से आगे का सफ़र हम साथ मिलकर तय करेंगे। लेकिन असल में लिन युए कोई मामूली टीचर नहीं थी। वो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी। लू फैमिली की जड़ें बहुत गहरी थीं और उनका नेटवर्क हर जगह फैला था। भले ही उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट कर लिया था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट पूरे 1 साल से उनके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था और उन्हें कुछ नहीं मिला था। आखिरकार उन्होंने लू फैमिली के वारिस यानी तुम्हारे ज़रिए इस केस को क्रैक करने का प्लान बनाया। इसी मिशन के लिए लिन युए ने इस बदनाम स्कूल में तुम्हारी क्लास टीचर का रोल एक्सेप्ट किया था, ताकि वो तुम्हारी कमज़ोरी पकड़कर पूरी लू फैमिली का पर्दाफाश कर सके। लेकिन जब वो तुम्हें इस तरह पढ़ाई में डूबा हुआ देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं। वो इतनी देर से पर खड़ी थी, लेकिन तुमने एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखा। इस कदर पढ़ाई का भूत तो किसी आवारा लड़के पर नहीं चढ़ सकता। क्या डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन गलत थी? लेकिन तभी अचानक तुम अपनी बुक को जोर से डेस्क पर पटकते हो, उसे लात मारते हो और गुस्से में चिल्लाते हो। असल में हुआ ये था कि सिस्टम ने तुम्हें अभी बताया कि रिवॉर्ड एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें अपने दिल में जोर से गेंशिन इम्पैक्ट लॉन्च बोलना पड़ेगा, तभी बुक पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा। तुम मन ही मन चिल्लाते हो, घटिया सिस्टम। इतनी ज़रूरी बात पहले नहीं बता सकता था? मेरी लाइफ में पहले ही गिने चुने दिन बचे हैं और तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, और वो भी गेंशिन इम्पैक्ट लॉन्च। थू है तेरी तकनीक पर। ये तमाशा देखकर क्लास के लड़के फिर हंसने लगते हैं। देखा, भाई की एक्टिंग एकदम टॉप लेवल की है, ये कभी नहीं सुधरने वाले, वही पुराने वाले भाई हैं। लिन युए अपनी आवाज़ को थोड़ा सख्त करती हैं। सभी स्टूडेंट्स शांत हो जाएं, क्लास में शोर मचाना बंद करो। मुझे आए हुए 1 मिनट हो गया है और तुम लोग लगातार चिल्ला रहे हो। अगर अब किसी ने आवाज़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी ये धमकी काम कर जाती है और पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। लड़के उनकी इस अचानक बदली हुई डांट से डर जाते हैं। लिन ये मन ही मन खुश होती हैं कि इस खतरनाक स्कूल के लड़कों को उन्होंने इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया। लेकिन उनकी यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि कुछ लड़के दबी आवाज़ में कमेंट्स पास करने लगते। यार, इनका चेहरा देखो, हमेशा ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने इनसे उधार ले रखा हो। खुद को पता नहीं क्या समझती हैं, बिल्कुल किसी बिना चार्जिंग वाले रोबोट की तरह दिखती हैं। लिन ये गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो अपना राइट हैंड हवा में उठाती हैं और सॉलिड लकड़ी से बनी डेस्क पर एक जोरदार कम कराके की तरह मारती हैं। एक बहुत जोरदार धमाका होता है और वो हैवी डेस्क बीच से 2 टुकड़ों में टूट जाती है। क्लास के लड़के ये देखकर एकदम सहम जाते हैं। तभी एक लड़का हिम्मत करके खड़ा होता है और बहुत मासूमियत से कहता है, मैम, स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कानूनन गलत है। अगर प्रिंसिपल सर को पता चला तो वो आपको सजा देंगे। हो सकता है वो आपकी हथेली पर स्केल से मारें या आपसे 1 महीने तक क्लास में झाड़ू लगवाएं। प्लीज़ मैम, हौसला रखिएगा, थक मत जाइएगा। ये सुनते ही पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठती है। लिन युए पूरी तरह से बेबस हो जाती हैं कि ये कैसे अजीब और बदतमीज़ बच्चे हैं। तभी क्लास में एक बेहद कड़क और भारी आवाज़ गूंजती है, सब के सब अपना मुंह बंद करो। और पूरी क्लास में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे सब सांप सूंघ गया हो। जो लड़के अभी हंस रहे थे वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लिन युए हैरान होकर देखती हैं कि तुम अपनी सीट से खड़े हो चुके हो और तुम्हारी आंखों में एक शेर जैसी चमक थी। तुम वाकई गुस्से में थे, क्योंकि पहले ही उस फालतू रूल की वजह से तुम्हारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था और तुम जल्दी से लाइफ बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इन बेवकूफ़ों के शोर की वजह से तुम एक लाइन भी नहीं पढ़ पाए थे। तुम चिल्ला कर कहते हो, तुम लोग यहाँ तमाशा करने आते हो क्या? सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके तुम्हें फ्री एजुकेशन दे रही है और तुम इसकी ये कदर कर रहे हो? सारा दिन आवारागर्दी करना और देश के रिसोर्सेज को वेस्ट करना।
क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? मैं साफ कह रहा हूँ, अगर आज के बाद किसी ने भी शोर मचाकर दूसरों की पढ़ाई में खलल डाला तो मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। इतना कहकर तुम वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हो और पढ़ाई में लग जाते हो। कोने में बैठे लड़के फुसफुसाते हैं, लू भाई को क्या हो गया? जो खुद पूरे स्कूल को सिर पर उठाता था वो आज हमें ज्ञान दे रहा है। दूसरा कहता है, अरे समझा कर, मैम हॉट है ना? तो भाई बस उनके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन जमा रहे हैं ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सकें। पोडियम पर खड़ी लेनी में तुम्हारी बातें सुनकर दंग रह जाती हैं। एक गैंगस्टर का बेटा और ऐसी देश सेवा वाली बातें? क्या पुलिस का प्लान लीक हो चुका है और ये लड़का बस उनके सामने नाटक कर रहा है? लू फैमिली का नेटवर्क इतना बड़ा है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में उनके मुखबिर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, तुम्हारी इस डांट के बाद क्लास एकदम शांत हो जाती है। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम का अलर्ट आता है, बधाई हो, होस्ट ने सक्सेसफुली पॉजिटिव एनर्जी फैलाई। इसका असर 50 लोगों पर पड़ा। रिवॉर्ड लाइफ प्लस 5 घंटे और एक मिस्ट्री गिफ्ट बॉक्स। तुम मन ही मन खुश होते हो कि चलो ये भी बढ़िया तरीका है। तुम कहते हो सिस्टम मिस्ट्री गिफ्ट बॉक्स ओपन करो। बॉक्स खुलते ही तुम्हारे पूरे शरीर में एक गर्माहट दौड़ जाती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी के सारे छोटे मोटे दर्द गायब हो चुके हैं और तुम्हारा चेहरा पहले से भी कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव और डैशिंग हो गया है। पास्ट में लू चेन ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से अपनी बॉडी का जो कबाड़ा किया था वो इस परफेक्ट पोर्शन से पूरी तरह ठीक हो चुका था। तुम एक लंबी सांस लेते हो और वापस अपनी मैथ्स की बुक खत्म करने में जुट जाते हो। स्कूल की छुट्टी होने तक तुम 9th से लेकर 12th ग्रेड तक की सारी मैथ्स की बुक्स खत्म कर देते हो, जिससे तुम्हारी लाइफ में कई दिनों का इजाफा हो जाता है और तुम्हारा मैथ्स स्किल लेवल पूरी तरह से मैक्स आउट हो जाता है। शाम के वक्त जब तुम सीटी बजाते हुए स्कूल की गेट से बाहर निकलते हो तो तुम्हें थोड़ी दूरी पर एक सफ़ेद स्कर्ट पहनी लड़की दिखाई देती है। वो बहुत सहमी हुई थी और उसने एक पिंक कलर का बैग का स्कर्ट पकड़ रखा था। उसके आसपास कुछ आवारा लड़के खड़े थे जो उससे गंदे इशारे कर रहे थे और सीटियां बजा रहे थे। अरे छोटी बच्ची, मान जाओ ना, हमारे साथ एक मूवी देखने चलो, पूरे स्कूल में तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लड़की रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और मुझे काम पर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो लफंगा हंसता है, काम की क्या ज़रूरत है, जितने पैसे चाहिए हमसे ले लो। क्योंकि तुम स्कूल में काफ़ी देर तक पढ़ रहे थे इसलिए इस वक्त गेट के आसपास कोई नहीं था, जिससे उन गुंडों की हिम्मत बढ़ गई थी। वहीं पास में खड़ी अपनी कार में लिन युए ये सब देख रही थी। वो अपनी हील्स उतार के फ्लैट शूज़ पहनती हैं और उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए उतरने ही वाली होती हैं कि तभी तुम्हारी आवाज़ गूंजती है, क्यों ना मैं भी इस पार्टी में शामिल हो जाऊं। लिन युए ये सुनकर रुक जाती हैं और अपना फ़ोन निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हैं। चलो अच्छा है, इस लू चैन का असली चेहरा कैमरे में कैद हो जाएगा, जो दिन में शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। वो आवारे लड़के तुम्हें देखकर हंसते हैं, ए साले चॉकलेट बॉय, यहाँ से 9 2 11 हो जा वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो लड़की तुम्हें देखकर थोड़ी उम्मीद लगाती है लेकिन फिर डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये लड़के बहुत खतरनाक हैं और इनका कनेक्शन स्कूल के बड़े गुंडों से है। वो तुमसे कहती है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, ये लोग बहुत बुरे हैं। लेकिन तभी तुम हवा में एक खाली कैन उछालते हो जो सीधे जाकर उस लीडर के सिर पर लगती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तेरी तो मारो साले को, और वो तीनों तुम पर झपटते हैं। कार में बैठी लिनियो सोचती हैं कि क्या उन्हें अपने स्टूडेंट को बचाने जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो जो देखती हैं उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तीनों गुंडे ज़मीन पर पड़े दर्द से करा रहे थे और तुमने उन्हें पलक झपकते ही धूल चटा दी थी। वो रोते हुए अपने बड़े भाई ब्लैक बेयर को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं। तुम उस लड़की से कहते हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो गुंडे फिर खड़े हो जाते हैं, अगर आज तुम यहाँ से गए तो मैं इस लड़की बीमार माँ को कुएं में फेंक दूंगा। ये सुनकर तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, बुला लो अपने आदमियों को, मैं यहीं खड़ा हूँ। लिन युए को तुम्हारे अंदर एक अलग ही स्वैग नजर आ रहा था। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और स्कूल के मोड़ से लगभग 100 से ज्यादा लड़कों का एक पूरा गैंग चला आता है। लिन युए घबराकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती हैं कि कहीं तुम मारे ना जाओ। वो छोटा गुंडा हंसता है, लो मेरे बड़े भाई आ गए, अब तुम नहीं बचोगे। ए जी। उस गैंग का लीडर ब्लैक बेयर एक भारी भरकम 6 फीट से ऊंचा तगड़ा आदमी था। वो सिगरेट सुलगते हुए आगे बढ़ता है, कौन है बे जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाया? लेकिन जैसे ही तुम मुड़कर उसकी तरफ देखते हो, ब्लैक बेयर के हाथ से सिगरेट छूट जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कांपती आवाज़ में बोलता है, लू भाई। ब्लैक बेयर के पसीने छूटने लगते हैं। वो अपने उस छोटे भाई को जान से मार देना चाहता था जिसने लू फैमिली के वारिस से पंगा ले लिया था। वो तुरंत घुटनों के बल आने की एक्टिंग करता है और एक नई सिगरेट निकालकर तुम्हें ऑफर करता है। भाई ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। उसके पीछे खड़े सारे लड़के जो तुम्हें अच्छी तरह जानते थे एक साथ झुककर चिल्लाते हैं, लू भाई नमस्ते। वो तीनों छोटे गुंडे ये देखकर पूरी तरह डर जाते हैं और तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। भाई हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
हमें नहीं पता था कि आप लू फैमिली के छोटे सरकार हैं। तुम बेहद शांत लेकिन खतरनाक आवाज़ में कहते हो, दिन के उजाले में एक बेबस लड़की को डराना और उसके परिवार को धमकी तुम्हारे देना। पेरेंट्स ने तुम्हें यही सिखाया है। आज के बाद तुम तीनों मुझे इस सिटी में दिखाई नहीं देने चाहिए। अपना ट्रांसफ़र कराओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ब्लैक बेयर उन्हें लात मारते कहता है। सुना नहीं भाई ने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से। वो तीनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तभी तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज़ आती है, बधाई हो, होस्ट ने 108 लोगों के सामने पॉजिटिव एनर्जी फैलाई। रिवॉर्ड लाइफ प्लस 10 घंटे। तुम खुश होते हो कि चलो बिना किताब पढ़े ही 10 घंटे मिल गए। तभी वहाँ बाई रोशवे आ जाती है और तुम्हें देखकर चिल्लाती है, लुचन तुम फिर से अपनी गुंडागर्दी पर उतर आए? दिन में जो शरीफ बनने का नाटक कर रहे थे वो बस एक दिखावा था ना? तुम कभी नहीं सुधर सकते। ब्लैक बेयर उसे समझाने की कोशिश करता है, भाभी आप गलत समझ रही हैं। लेकिन तुम बीच में ही रोक देते हो। बंद करो, आज के बाद इसे कोई भाभी नहीं बुलाएगा, समझ गए? ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरा स्कूल जानता था कि तुम बाई रोक्शे के पीछे किस कदर पागल थे। बाई रोक्शे को लगता है कि तुम ये सब उसे जलाने के लिए किसी और लड़की के साथ मिलकर नाटक कर रहे हो। वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी ये बचकानी चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी, मुझे तुमसे नफरत है। और वो चली जाती है। वो लड़की जिसका नाम ली जिंगा था वो तुम्हें थैंक्स कहती है। तुम मुस्कुराकर कहते हो, कोई बात नहीं, मैं बस अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। फिर तुम ब्लैक बेयर और उसके लड़कों की तरफ देखते हो और कहते हो, तुम सब जवान लड़की हो, आगे चलकर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी कमज़ोर पर हाथ मत उठाना। हमेशा अपने दिल में सच्चाई और इंसाफ को जिंदा रखना। वो सारे लड़के जो कल तक गुंडागर्दी करते थे वो एक साथ चिल्लाते हैं, लॉन्ग लिव जस्टिस, लॉन्ग लिव लू भाई। तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी गुजरती है और उन्हें देख कर कहती है, बेचारे बच्चे, इतनी कम उम्र में इन्हें क्या बीमारी हो गई है, भगवान इन्हें सलामत रखे। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई देती है। तुम लड़कों को वहाँ से जाने का इशारा करते हो। पुलिस की गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और उनमें से कैप्टन ली फू उतरते हैं, जिन्हें पास्ट में तुम्हारे डैड ने प्रमोट कराया था। वो मुस्कुराकर कहते हैं, छोटे सरकार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम कहते हो नहीं ली भाई, सब ठीक है। तभी लिनिया वहाँ आती हैं और कहती हैं, ऑफिसर मैंने ही फ़ोन किया था क्योंकि मुझे लगा ये सेफ़ नहीं है। ली फू हंसते हैं और तुम्हें घर जाने के लिए कहते हैं। आखिरकार तुम ली जिनिया और मैम लिन्युए एक साथ उनकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हो।